नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसका संबंध हमसे आने वाली पीढ़ी से है, यानी जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। इतने सालों बाद भी हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं कि शिक्षा में हमें किन सुधारों की जरूरत है। जी, सालों के बाद सन 2009 में जाकर के हमारे देश के बच्चों को शिक्षा एक अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। शायद अब जब इस देश में बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, मेट्रो ट्रेन की बात कर रहे हैं और जमाने की बातें कर रहे हैं, ये समय आ गया है कि क्यों नहीं हम शिक्षा की गुणवत्ता को एक सामाजिक मुद्दा बनाएं। जैसे कि आपने कहा कि बहुत जबरदस्त पॉजिटिव काम भी देश में हो रहा है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। आपने आनंद कुमार जी का नाम लिया, सोनम वांगचुक हैं जिन्हें अभी मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो लद्दाख में बहुत जबरदस्त उन्होंने अनुभवात्मक शिक्षा पे गजब के मॉडल तैयार किए। ये तो बड़े नाम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं सिवनी जिले से आता हूं। सिवनी जिले में एक गांव है भूंगाखेड़ा। भूंगाखेड़ा में एक सरकारी स्कूल है, वहां पे एक टीचर है संजय जी। संजय जी ने उसी स्कूल में इतना बढ़िया काम किया है कि वो जिन्हें हम अच्छे प्राइवेट स्कूल कहते हैं, उससे बेहतर दर्जे का एक सरकारी स्कूल उन्होंने तैयार कर दिया। और ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं जो इस देश में हर दिन, हर दूसरे किलोमीटर पे, 5वें किलोमीटर पे आपको मिलेंगे, जहां युवा शिक्षक जो हैं वो कुछ नया करना चाहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम ये देख रहे हैं कि हमारा आज के समय में राजनीतिक मुद्दे हमारे देश में क्या है और वो क्या है, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, कुछ भी। शिक्षा क्यों नहीं हो सकता। तो हम शिक्षा सत्याग्रह नाम के एक आंदोलन पे इस वक्त काम करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में भोपाल में अलग अलग राज्यों से आए हमारे साथी थे और हम लोगों ने मिलकर के इस विषय पे चर्चा भी की कि क्यों नहीं शिक्षा एक सामाजिक राजनीतिक मुद्दा बने, एक ऐसा एक सेंट्रल डिस्कोर्स का विषय बने, जहां से हम हमारी लोकतांत्रिक सरकारों की लोकतांत्रिक जवाबदेही तय कर सकें। कि सिर्फ मैनिफेस्टो में ना लिखा जाए कि हम कोठारी कमीशन लागू करेंगे। कोठारी कमीशन ने में ये लिखा गया कि सरकारों को शिक्षा में कम से कम 6% जीडीपी का खर्च करना चाहिए। हम आज भी नहीं कर रहे। इतने सालों बाद भी हम अपनी शिक्षा को पैसा देने तैयार नहीं। तो मेरा सीधा प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से भी सारे दर्शकों से और जितने भी हमारे साथी नागरिक हैं उनसे यह है कि यदि हम अपने बच्चों पे खर्च करने तैयार नहीं हैं तो हम किस तरीके का देश निर्माण करना चाहते हैं। बिल्कुल मुद्दे की। बच्चों ने एक पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं कि लड़की का उल्टा लड़का, स्त्री का उल्टा पुरुष। तो ये विलोम शब्द की जो परिभाषा हम पढ़ते हैं वहां पे, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक दूसरे के विलोम नहीं। लड़की और लड़का अलग नहीं है। फिर हमें दोबारा पढ़ाना पड़ता है कि जेंडर इक्वालिटी लाओ या फिर लड़की लड़का समान है। तो ये कंटेंट की गलती हो गई। इसमें ना शिक्षक फेल हुआ, ना स्कूल फेल हुआ। तो कंटेंट भी बहुत ही बारीकी से बनाया जाए। और शिक्षा एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे हमें बहुत अच्छे से काम करनी जरूरत है और सबको मिलकर काम करनी जरूरत है। ये पूछना है कि आखिर किस तरह के बदलाव होने चाहिए। दरअसल बहुत मूल सवाल तो यही है कि किस तरह का बदलाव होना चाहिए। गौरव जी ने संविधान की बात की थी। हमारे संविधान में उल्लिखित किया गया है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर हम प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करा देंगे, जो आज तक नहीं हुआ। आपने अपने उद्बोधन में पहले कहा कि 70 साल में तो ये नहीं हो पाया। दूसरी बात, दरअसल हम किस तरह की शिक्षा की बात कर रहे हैं? क्या ये शिक्षा बाजार आधारित शिक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें निजीकरण का पूरा खुला खेल है? मैं रावत जी की इस बात से सहमत नहीं हूं। काम तो हुआ है निश्चित रूप से, लेकिन किस तरह का काम हुआ? 1991 के बाद की जो नीतियां आई जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने शिक्षा को जिस तरह से चकनाचूर किया है। दूसरी बात, जैसे आपने दिल्ली का उदाहरण दिया, दिल्ली की सरकार यदि अपने बजट का 25% खर्च करती है तो दूसरी सरकारें अपने बजट का 25% बराबर क्यों नहीं खर्च करती? और जिस प्रदेश में बैठ के हम ये बात कर रहे हैं वहां तो 10% ही हमारी शिक्षा पर खर्च हो रहा है। तो कमोबेश हम ऐसी ही बात करेंगे। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कैसी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल कतई ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। आज मध्य प्रदेश में, चूंकि हम मध्य प्रदेश में बैठे, मध्य प्रदेश में 45 स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हैं। 18,000 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षकी हैं। लगभग 95% स्कूल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। तो हम इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की तो बात नहीं कर रहे थे। और आजादी की पूर्व संध्या पर हम सरकार से एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि आप इस देश में ये कहते हैं कि हमें
पैरा टीचर चाहिए और पैरा टीचर से काम चल सकता है, तो इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश के कर्ता धर्ता और इस देश के नेतागण ये भी बताएं तो फिर पैरा एसपी और पैरा कलेक्टर क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि पैरा कलेक्टर माने कलेक्टर और एसपी का काम महत्वपूर्ण है और इस देश के जो कर्णधार पैदा करता है उस शिक्षक का काम दोयम दर्जे का है। तो हमने अपने संविधान में भी कतई ये बात नहीं की थी कि हमें दोयम दर्जे की शिक्षा चाहिए और हमने कतई भी ये बात नहीं की थी कि हमें इस तरह की बाजार आधारित व्यवस्था आपके में प्रवाह को रोक रहा हूं, उसमें ये भी कह सकते हैं कि हमको पैरा गवर्नमेंट की बात आप क्यों नहीं करते हैं? एग्जैक्टली फिर क्यों आप फुल फ्लेज गवर्नमेंट की बात करते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें मतलब इस तरह के सवाल, और दरअसल जो मूल सवाल है आज और जो शिक्षा सत्याग्रह के मार्फत ये साथी खड़े करना चाहते हैं और दरअसल हम इनके साथ खड़े हैं कि दरअसल ये हमारे देश का आम नागरिक जब तक हमारी सरकारों से यह नहीं पूछेगा कि जब तक आपको पैरा कलेक्टर और एसपी के रूप में स्वीकार्य नहीं है तो फिर आप हमारे देश को ये पैरा टीचर्स क्यों देते हैं? क्योंकि मैं इसका जिक्र यहां इसलिए भी करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश एक प्रयोगशाला बना है, यहां शिक्षाकर्मी हैं, यहां अतिथि शिक्षक हैं, यहां संविदा शिक्षक हैं, बाद में सहायक शिक्षक हैं। तो दरअसल आप इस तरह के प्रयोग क्यों करते हैं शिक्षा में? और यदि आपको प्रयोग ही करना है तो फिर आप दूसरे देशों का उदाहरण भी लीजिए। ब्रिक्स देशों की यदि बात करें, ब्रिक्स देशों में भारत सबसे नीचे है, जो अपने देश में 3.2% ही खर्च करता, बाकी देश तो दूसरी तरफ करते। तो उदाहरण लेना है तो वैसे भी लेकिन प्रशांत जी, निजी रूप से जी, कि सरकारी स्कूलों में ज्यादा काबिल टीचर होते हैं, Exactly. ज्यादा लिखे पढ़े होते हैं, उनको काम करने नहीं दिया जाता, ये अलग बात है। वो शिक्षा को छोड़कर सारे काम करते हैं। सरकार चलाती है स्कूल चलो अभियान, लेकिन स्कूल में बच्चे तो आ जाते हैं, पता हुआ टीचर गया है मतदाता सूची बनाने के लिए, टीचर गया है सूखे का सर्वे करने के लिए, टीचर गया है वो जो खाना बनाने वाला जो था मध्याह्न भोज का उसको ढूंढने के लिए, अगर खाना बन गया तो बांटने के लिए लगा हुआ है। तो शिक्षा को छोड़कर वो सारे काम कर रहा है। शिक्षा में आप बहुत संक्षेप में किस तरह के बदलाव चाहते हैं सरकारी मदद के बिना, क्योंकि सरकार का तंत्र काबिल है मगर काम करने के लिए स्पेस नहीं उसके पास। वैसे मुझे एक बात से आपत्ति भी है, वो ये है कि सरकारी तंत्र को हम छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि अंततः हमारे देश का जो मेजॉरिटी बच्चा है, स्टूडेंट है, वो तो सरकारी स्कूलों में ही जा रहा है, एक बात। दूसरा, जो हमारे वंचित तबकों के बच्चे हैं, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई हों, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे वो दलित वर्ग के हमारे भाई हों, भाई बहन कुल मिलाकर पढ़ने वाले हो, हम उसको वर्गों में नहीं बांटना चाहते कि वो हिंदू मुसलमान बिल्कुल, गरीब। बिल्कुल। लेकिन अगर हम वंचित वर्गों की बात करें, गरीब हमारे देश के जो नागरिक हैं, वो सब सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, तो उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल बहुत वाजिब है कि किस तरह से पढ़ाया जाए। हमारे विष्णु पुराण में उल्लेखित है सविद्या विमुक्तये, एक बहुत फेमस सी कहावत भी है जो कहती है कि एजुकेशन इज द ओनली की टू गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। तो शिक्षा वो है जो हमें आजाद करे, लेकिन आजाद किस बात से? अगर हम बच्चे को विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं, अगर हमने बच्चे को पढ़ाया कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ने के बाद, फोटोसिंथेसिस पढ़ने के बाद वो बच्चा जो है वो इस बात से मुक्त हो जाना चाहिए कि वो किसी भी नींबू मिर्ची के जादू में भरोसा ना करे, उसके अंदर एक रैशनल थिंकिंग डेवलप हो, उसके अंदर किसी भी तरीके के अंधविश्वास से मुक्ति हो जाए। लेकिन वो कभी भी इस प्रक्रिया से नहीं हो सकता जिस प्रक्रिया को हम आज अपने विद्यालयों में फॉलो करते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो और चाहे वो सरकारी स्कूल हो, कि हम रटंत विद्या पे लगे हुए हैं कि रट लें, लिख लें, पढ़ लें और जाकर के फिर उसे एग्जाम में वापस लिख दें और फिर इंतजार करें कि किसे कितने नंबर मिले और उस बात पे फिर समाज में कंपटीशन चले कि भाई इन्हें इतने नंबर मिले, इस स्कूल के इतने परसेंटेज बच्चे पास हो गए। कहीं ना कहीं हमें अनुभवात्मक शिक्षा की तरफ बढ़ना पड़ेगा, शिक्षा को अपने जीवन से जोड़ना पड़ेगा। गांधी जी ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। नई तालीम के वो उस पूरी प्रक्रिया को नई तालीम कहा गया। गांधी जी ने कहा था कि हम आजाद भारत में बच्चों को चरखा चलाना सिखाएंगे। जब बच्चे चरखा चलाना सीखेंगे तो वो गणित सीखेंगे, वो सीखेंगे मापना सूत को, वो सीखेंगे विज्ञान, वो सीखेंगे फिजिक्स, वो सर्कुलर मोशन सीखेंगे और वो सीखेंगे ये बात भी कि किस तरह एक गरीब किसान से जब कपास खरीदा जाता है तो उसे वो कोई कीमत नहीं मिलती, पर वही कपास जब लंकाशायर और मैनचेस्टर की मिलों में जाता है और वापस कपड़ा बन के आता है तो 1000 गुनी कीमत में बिकता है और वो किसान हमेशा गरीब रह जाता है। तो उसी शिक्षा से, उसी चरखा चलाने से वो सामाजिक गैर बराबरी भी सीखेगा और कल को वो देश के आजादी के आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उसी बात पे हमें वापस जाने की जरूरत है। हमें आवश्यकता है वैसी नई तालीम की जो बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करे। मैं फिनलैंड गया था पिछले वर्ष, वहां मैंने देखा कि हम पूरी दुनिया में फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था का नारा है। मुझे बस इतनी सी बात लगी, उन्होंने बस ये कर दिया है कि उन्होंने गांधी जी की नई तालीम को लागू कर दिया है और हम आज भी
बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, ना हम शिक्षा पे खर्च करने तैयार और ना हम ये सोचने तैयार कि बच्चों को क्या पढ़ाएं, कैसे बिल्कुल पढ़ाएं। जी जी। और शिक्षा मुद्दा भी कैसा हो, मतलब अभी तो किसान एक मुद्दा है इलेक्शन का, जल एक मुद्दा है, बट शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और उसमें जन चेतना में बात भी नहीं होती है। तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा एक, अगर हम वो देखें कि वोट बैंक गिना जा सकता है पर बच्चों का नहीं गिना जाता है, तो एक शिक्षा हमने एक मुद्दा हमने भी बीच रहे। में पहले कई बार चर्चा की है, जब बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे थे, जब बच्चे की मौतें हो रही थी, तो हमने कहा कि काश बच्चे भी अगर वोट होते तो सारी पार्टियां बच्चों पर ध्यान देती, क्योंकि वो वोट नहीं है। वोट नहीं है। अब पार्टियों में इतनी संवेदनहीनता है कि अगर वोट नहीं है तो वो पलट के नहीं देखते हैं। वैसे Exactly. ये तो सहमत सीखना है, ये तो अनुशासन में लाना पड़ेगा, बाकी जो मर्जी आए वो सीखे। बिल्कुल, ये सहमत हूं कि सीखना है, लेकिन सीख किस आधार पे होगी? यही तो दरअसल इस शिक्षा सत्याग्रह का मूल है कि आपको किस तरह की शिक्षा देनी है। और एक अंतिम चीज कि समान शिक्षा प्रणाली लागू करने पड़ेगा, क्योंकि हम 85,000 नवोदय विद्यालय में खर्च करते हैं, 33,000 केंद्रीय विद्यालय में खर्च करते हैं, लेकिन राज्य के स्कूलों तक आते आते वो कुछ 300 और 3,000 के बीच में रह जाता है। जब तक ये दूरी नहीं पाटेंगे तब तक बेहतर शिक्षा अभी की स्थिति में संभव नहीं है। चलिए